हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में निषेचन। स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ओजेनेसिस के फलस्वरूप ओवम और एग सेल का फॉर्मेशन हुआ। ओवम और एग सेल दोनों हैप्लॉइड स्टेज में होता है। और जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और ओवम का फॉर्मेशन हो गया तो इन्हीं दोनों के संयोग से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन वो टू टाइप्स का होता है। फर्टिलाइजेशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट है इंटरनल या इंटरनल, सेकेंड है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स वह प्रोसेस है जब निषेचन की क्रिया किसी फीमेल के अंदर होता है। जैसे ह्यूमन लेंगे तो ह्यूमन केस में जो फीमेल है उसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वह होता है जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शरीर के बाहर हो जाए। तो शरीर के अंदर होने वाला जो फर्टिलाइजेशन है किसी जीव फीमेल जीवधारी में वो क्या है, इंटरनल आंतरिक निषेचन है। और जब निषेचन क्रिया किसी जीवधारी के शरीर में ना होकर बल्कि शरीर के बाहर होता है तब उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल माने बाह्य निषेचन। लेकिन यहाँ जो हमारा मेन स्टडी पॉइंट है वो मेन स्टडी पॉइंट हमारा होता है ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन को क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफिनेशन, इसके डिफिनेशन की स्टडी करते हैं। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, अर्थात संयुग्मित होते हैं। और संयुग्मित होने के पश्चात क्या करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये कि अब यहाँ मैंने बताया कि मेल और फीमेल गैमीट, तो मेल गैमीट की अगर आप बात करोगे तो वो क्या होगा, स्पर्म होगा। और फीमेल गैमीट की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा, ओवम होगा। ये ओवम है फीमेल गैमीट और स्पर्म है मेल गैमीट। और ये स्पर्म भी क्या है, ईएन स्टेज मीन्स हैप्लॉइड, और ये ओवम भी ईएन स्टेज हैप्लॉइड स्टेज है। तो इन्हीं दोनों के जब मिलने से क्या बनेगा, मैंने डिफिनेशन में क्या बताया, डिप्लॉयड जाइगोट। तो डिप्लॉयड जाइगोट मीन्स 2n, ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो प्रोसेस हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमीट, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, और ब्रैकेट में आप स्पर्म भी लिख सकते हो शुक्राणु, तथा फीमेल गैमीट मादा युग्मक, ब्रैकेट में आप इसके लिए ओवम लिखेंगे, अंडाणु के निषेचन के पश्चात या अंडाणु के समेकन के पश्चात जो डिप्लॉयड जाइगोट
द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, वही प्रोसेस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब आप इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं, फर्टिलाइजेशन के डेफिनेशन को इंग्लिश में आप डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस आप लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन is that process formation या form diploid zygote fusion with haploid male and फीमेल गैमेट। ये डिफिनेशन है फर्टिलाइजेशन इज दैट प्रोसेस फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट फ्यूजन विथ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा युग्मक के समेकन के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो कंफर्म हुआ। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्पर्म के बारे में जानते हैं और ओवम के बारे में जानते हैं। स्पर्म और ओवम का कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे हम स्पर्म के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। यहाँ पे लिखेंगे आप हैप्लॉयड स्टेज हुआ। और ये मोटाइल होता है। मोटाइल माने गतिशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें टेल होता है। टेल एक पूंछ होती है, उस पूंछ के द्वारा इसमें मूवमेंट होता है और मूवमेंट के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी शीथ में जो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी इसको ऑब्टेन होता है, फिर ये मूवमेंट करता है। स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम क्या करता है? पेनिट्रेशन के दौरान हेल्प करता है। हेड होता है इसमें। अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर आप बनाएंगे थोड़े बहुत, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो कुछ बनेगा कुछ ऐसी बनेगा। वो ये है इसका न्यूक्लियस, ये इसका है टेल, यहाँ से टेल लिखेंगे। यहाँ होता है शीथ, ये इसके ऊपर है एक्रोसोम और यहाँ है ये इसका हेड है। तो ये एक स्पर्म की संरचना हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं ओवम के लिए। ओवम भी क्या होता है? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ओवम या एग सेल, ये भी क्या होता है? हैप्लॉयड स्टेज में होता है। ये नॉन मोटाइल होता है, गतिशील नहीं होता है, स्थिर होता है। इसमें यॉक होता है, यॉक के अलावा हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है और हैप्लॉयड न्यूक्लियस के अलावा इसमें प्रोटीन होता है। ये सारी संरचनाएं ओवम में होता है। अब इसी न्यूक्लियस का, इसके न्यूक्लियस का स्पर्म का और ओवम के न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है, समेकन है, यही कॉन्सेप्ट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन निषेचन की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया होल प्रोसेस क्या होता है? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स का नाम देख लेते हैं हम पहले स्टूडेंट। तीनों स्टेप में क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप में मूवमेंट,
स्पर्म मूवमेंट स्पर्म टू ओवम, मतलब ये है इसका हिंदी होता है शुक्राणु का अंडाणु की ओर आकर्षण। शुक्राणु का अंडाणु की ओर गति भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट हमारा हुआ शुक्राणु का अंडाणु की ओर गति। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो आता है एग्लूटेशन। एग्लूटेशन इसकी हिंदी होती है समूहीकरण। ये समूहीकरण होता है। और जो थर्ड प्रोसेस है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है स्टूडेंट, वो थर्ड स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। शुक्राणु का अंडाणु की ओर गति, समूहीकरण, और लास्ट है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। तो ये पूरा स्टेप हुआ इस फर्टिलाइजेशन का। अब एक एक स्टेप का हम स्टडी करते हैं कि क्या कंडीशन और क्या रीजन बनता है स्पर्म का अंडाणु की ओर गति करने का। तो स्टेप फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू ओवम, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग बनता है। अब इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चाहे वो इंटरनल होता हो और चाहे वो एक्सटर्नल होता हो, आंतरिक होता हो या बाह्य होता हो, दोनों में क्या होता है, सबसे पहला अवस्था यही होता है कि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो अंडाणु की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है, अंडाणु की ओर क्या आकर्षित होता हुआ उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, मैच्योर अवस्था में आते हैं। स्पर्म भी मैच्योर होता है और ओवम भी मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने की वजह से जो स्पर्म है वो अंडाणु की ओर मूवमेंट करता हुआ चला जाता है। दूसरा अगर स्टडी पॉइंट हम करें तो वो समूहीकरण। समूहीकरण जिसको हम कहते हैं एग्लूटेशन। एग्लूटेशन, जो एग्लूटेशन की स्टेज है वो आपको यहां दिख रहा है, यही होता है एग्लूटेशन की अवस्था। मतलब जब बहुत सारे स्पर्म अंडाणु के चारों तरफ क्या करते हो, एकत्र हो जाते हो, कलेक्ट हो जाते हो, एग्लूटेशन होता है। तो अंडाणु के चारों तरफ क्या करते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस। अंडाणु जो होता है, अंडाणु के चारों ओर जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजिन होता है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन। फर्टिलाइजिन प्रोटीन सिक्रीट होता है। और स्पर्म क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन सिक्रीट करता है। ये स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन बनाएगा और ये ओवम फर्टिलाइजिन प्रोटीन बनाते हैं। और कंडीशन क्या होता है, जिससे स्पर्म जो होता है वो एग सेल के चारों तरफ क्या होता है, जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन पे स्पर्म अटैच होने की कोशिश करता है, अर्थात आकर्षण बढ़ता है और ये स्पर्म उस मेम्ब्रेन पर अटैच होने के लिए सक्रिय होता है। और कुछ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात
जो ये स्पर्म होता है, ये स्पर्म अंडाणु के मेम्ब्रेन से चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ दो बात याद रखना कि स्पर्म के द्वारा क्या सिक्रीट होता है, फर्टिलाइजिन, और ओवम के द्वारा क्या सिक्रीट होगा, एंटी फर्टिलाइजिन। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्पर्म होता है वो अंडाणु का जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन पे क्या करता है, अटैच होने की कोशिश करता है, जिस तरह इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया। अगला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट पेनिट्रेशन। अगला है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ये शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। अब ये कंडीशन क्या होता है, अंडाणु की जो सतह होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, अंडाणु की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पर जो स्पर्म है जब वो चिपकता है तो इसके पश्चात क्या कंडीशन होता है कि जो स्पर्म का एक्रोसोम है, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि स्पर्म के ऊपर कैप लाइक संरचना होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, तो वो एक्रोसोम क्या करता है, लेटिक एंजाइम सिक्रीट करता है। लेटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा और लेटिक एंजाइम सिक्रीट करने से जो अंडाणु के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो लाइसिस होता है, टूटता है, या कह लीजिए वो घुल जाता है। और जब घुल जाता है तो जो स्पर्म है वो ओवम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात इसका जो मेम्ब्रेन है वो कह लीजिए टूट जाता है या ब्रेक्ड हो जाए या घुल जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होता है, ये स्पर्म क्या करेगा, अंडाणु में प्रवेश करेगा। और प्रवेश करते समय जो स्पर्म में टेल होता है जिसके द्वारा स्पर्म में मूवमेंट होता है, वहाँ मूवमेंट की भी काफ़ी वरीयता होती है। जिस स्पर्म में मूवमेंट ज़्यादा तेज होता है उस स्पर्म का क्या होता है, पेनिट्रेशन अंडाणु में होता है। तो स्पर्म के मोमेंट के लिए मैंने कहा कि माइटोकांड्रिया में जो शीत है उसमें माइटोकांड्रिया जो है उसके द्वारा एनर्जी उसको प्रोवाइड होता है जिससे स्पर्म में मूवमेंट और तेज और कम होता है। तो जो अंडाणु में प्रवेश के लिए फिर क्या करता है, स्पर्म जब टूट जाता है तो एक पाथ बन जाता है और उस पाथ के सहारे जो स्पर्म है मूवमेंट करता हुआ अपने टेल के माध्यम से वो अंडाणु में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। आफ्टर ऑल जो स्पर्म है, स्पर्म वो क्या करता है, स्पर्म का जब प्रवेश करता है तो स्पर्म का टेल और शीथ बाहर ही रह जाता है। केवल फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का जो हेड है वही अंडाणु में प्रवेश करता है, टेल बाहर ही रह जाते हैं। इस तरह अंडाणु का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और शुक्राणु का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये दोनों क्या करते हैं, संयुग्मित होते हैं, अर्थात समेकन करते हैं, और समेकन करने के पश्चात क्या करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यही डिप्लॉयड जाइगोट क्या करता है, बाद में इसमें क्लेवेज होता है, और क्लेवेज होने के पश्चात इनमें क्या होता है, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर भी कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है, कौन सा हार्मोन है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता, व्हिच हार्मोन आर पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के समय कौन सा हार्मोन होता है जो सहायक होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए दो हार्मोन होता है, एंड्रोगेमोन फर्स्ट और एंड्रोगेमोन
एंड्रोगेमोन सेकेंड। तो ये जब ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये फर्टिलाइजेशन के दौरान जो ये दो हार्मोन होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पश्चात कह रहा है और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, जब दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन सा एंजाइम कोएंजाइम सक्रिय होता है। तो इसके लिए आंसर ये है कि जब स्पर्म अंडे के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है, जब स्पर्म शुक्राणु अंडे के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के दौरान कौन सा कोएंजाइम निकलता है, तो वो कोएंजाइम का नाम है NAD काइनेज, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो है ये काइनेज कोएंजाइम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इसके पश्चात स्टूडेंट ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, दोनों का क्या होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये हो गया डिप्लॉयड जाइगोट। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट का क्या होना है क्लेवेज होना है, टू सेल स्टेज होगा। यहाँ ये जाइगोट है, अब इसमें क्लेवेज हुआ पहला तो 2 सेल स्टेज हुआ, दूसरा 4 सेल स्टेज होगा, 8 सेल स्टेज, 16, 32, 64। ये मारुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला ये सब कंडीशन होते हुए क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे 3 जर्म लेयर भी बनते हैं, 3 जर्म लेयर भी बनते हैं जिसको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।